अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अब्सा कोमल। खा आमरीत का दौर हो या जमहूरियत का, पाकिस्तान की बाअसर तरीन शख्सियत समझे जाने वाले मलिक रियाज साहब दहाइयों तक इस निज़ाम के लाडले रहे, मगर अब उनके लिए हवाओं का रुख बदल चुका है। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आने के बाद कल नैब ने मलिक रियाज के खिलाफ एक तफसीली प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें बहरिया टाउन और मलिक रियाज के खिलाफ जारी तहकीकात का तफसीली जिक्र किया गया है। नैब के मुताबिक प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज और उनके साथियों ने बहरिया टाउन के नाम पर कराची, पेशावर, जामशोरो और इसके अलावा तख्त पड़ी और रावलपिंडी, न्यू मरी में ज़मीनों के ऊपर कब्जे किए। सरकारी और निजी अराजी पर नाजायज़ कब्जा करके बगैर इजाज़तनामे के हाउसिंग सोसाइटीज़ कायम की और लोगों से अरबों रुपए का फ्रॉड किया। प्रेस रिलीज में यह भी कहा गया है कि मलिक रियाज ने दुबई में लग्जरी अपार्टमेंट्स की तामीरात के हवाले से एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, मगर इसमें आम आवाम सरमायाकारी न करें, अगर करेंगे तो वो मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में आएगी। नैब ने यह खबर भी दी है कि मलिक रियाज नैब और अदालत दोनों को मतलूब हैं, लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान उन्हें मुल्क वापस लाने के लिए इकदाम कर रही है। ये जो तफसीली प्रेस रिलीज है, इसके रद्द-ए-अमल में मलिक रियाज ने सोशल मीडिया पे अपना पैगाम जारी किया है और उन्होंने खबरदार किया इस जवाब में कि, और अल्फाज उनके ये हैं कि मैं जब्त कर रहा हूँ लेकिन दिल में एक तूफान लिए बैठा हूँ, अगर ये बंद टूट गया तो फिर सबका भरम टूट जाएगा। ये मत भूलना कि पिछले 25 से 30 साल के सब राज सबूतों के साथ महफूज है। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि और यह हवाला वो पहले भी दे चुके हैं कि मलिक रियाज किसी के खिलाफ गवाही नहीं देगा। इसको वो जोड़ते हैं कि गालिबन उनको कोई गवाही देने के लिए दबाव में डाला जा रहा है इस किस्म की इन्वेस्टिगेशन और इस किस्म के बयानात जो नैब की तरफ से जारी हो रहे हैं उसके तहत। तो अब तमाम लोगों के जहनों में ये सर होगा कि मलिक रियाज जो कि खुद एक अशराफिया की आंखों का तारा रहे और दहाइयों तक रहे, तो आखिर उनके पास ऐसे कौन से राज हैं जिससे वो पर्दा उठाएंगे, वो किस किस से मुतालिक राज हैं। अलबत्ता हम आपकी यादाश्त ताज़ा करने के लिए आपको सुनवाते हैं कि मलिक रियाज से एक बार सवाल पूछा गया उनकी कामयाबी का राज क्या है, तो उन्होंने अपने मकासद हासिल करने के लिए क्या तरीके इस सिस्टम के अंदर से निकाले थे। ये बड़ा मशहूर है उनका जुमला, सुनिए। पाकिस्तान में कोई फाइल आगे नहीं बढ़ती, कुछ ना कुछ लगाना जरूर पड़ता है। आप क्या करते हैं? मैं जनाब उस फाइल के नीचे पे ये लगा देता हूँ और फाइल जल्दी से बाहर आ जाती। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ही ये जो बासर शख्सियत है मलिक रियाज, इनके गिरद कानूनी शिकंजा सख्त हो रहा है, जिससे ताल्लुक की बुनियाद पर हमने देखा माजी में इमरान खान हो अभी इमरान खान को 14 साल की सज़ा जो पाई है उन्होंने, उसमें कहीं ना कहीं उनका ताल्लुक मलिक रियाज से उनके लिए रास्ते में आया है। दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी हैं, फेक अकाउंट्स केस में वो जेल जा चुके हैं, वहाँ भी उनका ताल्लुक रहा। फिर 3 बार के वज़ीर आज़म रहने वाले मियाँ नवाज शरीफ भी 2017 में जब प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाए गए थे तो अपनी मुश्किलात से निकलने के लिए राब्तों का टास्क उन्होंने मलिक रियाज को ही दिया था, ये दरख्वास्त उनसे करते रहे थे। तो क्या वजह है इतनी अहम शख्सियत के खिलाफ अब जब ये मामलात हो रहे हैं तो क्या बेसिकली वो कानून के शिकंजे में ही आ रहे हैं या गवाही का कोई मामला है? और गवाही की जब बात की जाती है तो इमरान खान के खिलाफ गवाही के हवाले से बात की जाती है। ये हमारा मौजू होगा और इसके अलावा मुज़ाकरात की अगली नशिस्त और जुडिशल कमीशन के क़याम के बारे में भी कुछ बयानात हैं, वो भी प्रोग्राम का हम टॉपिक बनाएंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाए नौशीन इफ्तिखार साहिबा, मुस्लिम लीग नून की मेंबर नेशनल असेंबली हैं, हमारे प्रोग्राम में पहली बार तशरीफ़ फरमा है। हमारे साथ मोहम्मद अली बुखारी साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। इस प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी भी होगी, उसके लिए हमें शर्मिला फारूकी साहिबा ज्वाइन करेंगी। नौशीन साहिबा, अब ये एक इल्ज़ाम तो रहा मुख्तलिफ अदवार के अंदर सियासी जमातों के ऊपर भी, मुल्क के दीगर बासर लोगों पे, इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड लोगों पे और हमारी सहाफ़ती बिरादरी के ऊपर तो सबसे बड़ा इल्ज़ाम रहा कि इस मलिक रियाज के मामले के ऊपर बात नहीं करते। मैं आज हैरान होंगी अगर दीगर हमारे जो कॉलीग्स हैं दीगर चैनल्स के ऊपर वो इस पर बात कर रहे हों। तो ये जो अब प्रेस रिलीज़ आई, अता तारड़ साहब भी वही बात कर रहे हैं जो नैब की तरफ से की गई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये कोई सियासी कार्रवाई है जो गवाही का जिक्र मलिक रियाज करें या हकीकी तौर पर वो कानून के शिकंजे में है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच अब्सा। देखें जी, 190 मिलियन पाउंड्स कोई छोटी रकम नहीं है और NCA जो UK की एजेंसी है, नेशनल क्राइम एजेंसी, उन्होंने ये यहाँ किया कि आपको एक ईमेल आती है और कहा जाता है कि जी मनी लॉन्ड्रिंग से 190 मिलियन पाउंड्स का जो है यहाँ पे एक अमाउंट आई है और उसको फ्रीज़ कर दिया जाता है। और जब प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के थ्रू और अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू ये पैसा किसी मुल्क में आप पकड़ते हैं और वो मशकूक अकाउंट, वो पैसा जो है वापस उस स्टेट को आता है, तो वो जब उस स्टेट को वापस आया तो पाकिस्तान में जब वो पैसा वापस आता है तो सुप्रीम कोर्ट में एक अकाउंट बनाया जाता है और एक शख्स के लिए जो कन्विक्टेड भी है और उसके ऊपर एक इल्ज़ाम आया था और एक जुर्माना आया था, उसके फ़ाइन की जद में वो पैसा जो है वो जमा करवाया जाता है।
तो एक डील होती है एक प्राइम मिनिस्टर हाउस में, उन 2019 में जब प्राइम मिनिस्टर इमरान थे, आप एक कॉन्फिडेंशियल डीड करते हैं और एक बंद लिफाफे में वो जो है उसकी कार्रवाई होती है। तो मलिक रियाज साहब को आप फेवर कर रहे हैं और उसके एवज आप 400-500 एकड़ जो है अराजी आपको मिल रही है, तो ये बहुत बड़ी। लेकिन ये कार्रवाई अब होना बुनियादी सवाल है। देखें, जब जैसे ही एनसीए से वो ईमेल आती है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और नेशनल अकाउंटेबिलिटी हमारा जो नैब है उसके इल्म में ये जब चीजें आती हैं तो ये तभी से कार्रवाई। लेकिन गैर कानूनी खा वो लैंड ग्रैबिंग के इल्जामात हों, फिर उसके अलावा करप्शन से मुतालिक जो दीगर इंक्वायरीज हो रहे हैं, वो तो पुराने अदवार में भी रहे। आपने अपने पिछले दौर में कोई कार्रवाई क्यों ना की? बल्कि मियां साहब को हुकूमत से हटाया गया तो उन्होंने, ये हमारे पास खबर मौजूद है कि मियां नवाज शरीफ साहब मिले मलिक रियाज साहब से और उनसे दरख्वास्त की कि जरदारी साहब से सपोर्ट हासिल करके दें मुझे। तो क्यों इतने पसंदीदा रहे? सबूत तो होंगे ना, जैसे अब ये जो है बाहर से बैठे ट्विटर के ऊपर ये लिख रहे हैं कि मैं नहीं आता, जो करना है कर लें, और मैं बड़ा फर्म हूं और मैं बता रहा हूं कि हाँ मैंने चोरी की है, तो मैं बाहर बैठ के इसका जो है दिल में बुरा कह रहा हूं। लेकिन भाई 190 मिलियन जो पाउंड है वो कुछ छोटी अमाउंट नहीं है, आपको इसका अंदाजा है। और ये पाकिस्तान का पैसा है जो मनी लॉन्ड्रिंग की जद में गया वापस आया है, ये आपका पैसा नहीं है। और आप जाके दुबई में बैठ के अब जो है वो बैरिया टाउन बना रहे हैं और पाकिस्तान का पैसा यहां से भी वो आप ले जा रहे हैं। अगर आप इतने क्लियर हैं और अगर आपके पास इतने सबूत हैं, अगर आप कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर पुराने जो हैं आपकी उनसे बात हुई, उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट की, तो आप आए, आप अपने आके कानूनी तरीका क्या होगा? आप आए ना, आपको नैब जो है नैब आपको जो है उन्होंने कह दिया कि यूएई से वो आपको मफरूर हैं आप बेसिकली, और आपका बेटा भी मफरूर है, शहजाद अकबर साहब भी मफरूर है, उनके एसोसिएट्स भी मफरूर है। लेकिन आप ये तासुर कैसे जाहिर करेंगे कि वो इमरान खान के खिलाफ गवाही नहीं दे रहे? ये बात वो 2-3 बार कह चुके हैं कि मुझे दबाव डाला जा रहा है गवाही देने का। देखें जी, जब कानून के तहत आपको वहां से यूएई से हम लाया जाएगा ना, आपको वापस पाकिस्तान मंगवाया जाएगा, तब आप गवाही भी देंगे और आप पे अगर जुर्म आयद होंगे तो आपको सजा भी मिलेगी। बुखारी साहब उसी केस की जद में अभी इमरान खान 14 साल अंदर जा चुके हैं, तो दिस इज अ शट एंड ओपन केस। ये अब क्लियर हो गया हुआ है कि कौन किसके साथ क्या कर रहा था। बुखारी साहब, अब ये आप तो लिंक करेंगे इसको, क्योंकि आप लोगों के मुख्तलिफ बयानात बदले। कहीं आपने कहा मलिक रियाज की अपनी डील हुई, कहीं आप लोगों ने क्रेडिट लिया कि देखें पीटीआई की हुकूमत है जो सरकार के पैसे वापस लेकर आई। तो अब क्या आपका रद्द अमल है इस पे? दोनों बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं जी, कोई हमारा बयान नहीं बदला और मैं मफरूजों पे बात नहीं करूंगा, मैं डॉक्यूमेंटेशन बात करूंगा जो इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट, पब्लिक डॉक्यूमेंट और इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है। नंबर 1 सबसे पहले यह कि 190 मिलियन है क्या बेसिकली, ये तो पता चल जाए। उसके अंदर हुआ ये कि हुसैन नवाज साहब की एक प्रॉपर्टी थी, ये मैं आई टेक हसन नवाज की जी, आई टेक फुल रिस्पांसिबिलिटी। कल किसी जगह साबित हो, मेरे पास डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, आपका डॉक्यूमेंट है, उनकी प्रॉपर्टी थी, इट्स वर्थ वाज 25 मिलियन पाउंड्स, जो खरीदी गई 50 मिलियन पाउंड में 48 पॉइंट समथिंग में। और उसके बाद पता ये चला जी कि एनसीए को पता चला कि एक प्रॉपर्टी इतने पैसों की इतने में खरीदी गई जो उसकी वर्थ नहीं है। लेकिन सिर्फ एक नहीं थी, 2-3 चीजों के ऊपर 9 अकाउंट सीज हुए, 9 अकाउंट बल्कि। उसके बाद एक एग्रीमेंट हुआ मलिक रियाज, जिसको अली रियाज एंड किसके दरमियान, एंड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द होम डिपार्टमेंट लंदन, और इस पे जजमेंट आई और रिपोर्टेड जजमेंट आई। कौन सी डेट को? 26/11/2021 को। ठीक हो गया यहां तक। और उसको हेड किया था जस्टिस निकोली ने, मैम ने। और उसके अंदर मैं सिर्फ उसका आपको पैराग्राफ 45 पढ़ के बताऊंगा और उसके बाद उसका आर्टिकल 47, दैट्स इट। क्योंकि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, रोज डिबेट हो रही है, पता तो चले ना लोगों को है क्या। हम पैसे लेकर आए, एडमिटेडली पाकिस्तान की तारीख में सही कहनी थी मैम कि इतने बड़े पैसे थोड़े नहीं होते, और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा आए हैं वो पाकिस्तान के अंदर, से पहले कभी वो पैसे किसके थे? मैं आपको बताऊं, जो वापस आए पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में आने थे, हुकूमत के पैसे थे, मलिक रियाज के पैसे थे। नहीं देखिए, मैंने इनको इंटरप्ट नहीं किया ना, मैं तो आप जरूर कहिएगा। ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम और मनी लॉन्ड्रिंग के अकाउंट जो फ्रीज हुआ था, वो पैसा वापस रिपैट्रिएट होता है, पाकिस्तान स्टेट को आया। मैं ऑर्डर बता रहा हूं वो। चले बुखारी साहब, आप ये जरूर बताइए कि पैसे किसके थे? ईमेल भी आई थी एनसीए, 3 पेजों 3 लाइनों का मैं पढ़ के बताता हूं, आप सबको क्लियर हो जाएगा। इसमें तो एम्बिगुइटी नहीं ना, ये तो एक ऑर्डर है, ये तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। इसके अंदर बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, कैटेगरी के लिए लिखा, और ये लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में जाएगा। पढ़ें आप मुझे, मैं पढ़ के बताता हूं जी। दिस इज 45th जी, पैराग्राफ 3 December 2019 द एनसीए इशूड अ प्रेस स्टेटमेंट announcement that it had agreed 190 million pound settlement as a result of investigation into Malik Riyaz and the Home Department. Settlement हो गई। अब आप पढ़िए पैराग्राफ 84 इसी फैसले का। मैं इससे आगे आ जाता हूं, मैं इसके बाद आगे चला जाता हूं। जिसमें स्टेट ऑफ पाकिस्तान ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन मैं 47 भी पढ़ के बताता हूं आपको जरा। इसके अंदर आर्टिकल जब 47 में आप आएंगे, इसके अंदर जो स्पेसिफिकली दिया हुआ उन्होंने, और उसके अंदर बड़ा कैटेगरिकली उन्होंने लिख के दिया हुआ आपको कि ये दैट इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 7G। द रिस्पोंडेंट्स हु, जो वहां पर पैक्ट हुआ जिनके दरमियान, द रिस्पोंडेंट्स
was clearly entitled to have agreed to the fact that the freezing orders, सारे के सारे जो आप बात कर रहे हैं सारे के सारे orders were only not set aside because the applicants agreed to pay the substantial amount of money to the amount of 190 million pounds to an account held by the Supreme Court of Pakistan as a part payment. जी, लेकिन आप ये कौन सा पैराग्राफ आपने 84 मैंने 47 पढ़ा, 84 भी पढ़ी है ना, सारे के सारे 84 में वो कहते हैं कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान का पैसा है, ये कोई गलतफहमी ना रखे कि ये पैसे नहीं, ऐसे नहीं। देखें, दो चीजें क्लियर करें। व्हाट इज स्टेट? स्टेट मीन्स आर्टिकल 7। मैं किसी की बात पे तो नहीं करूंगा, मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं। आर्टिकल 7 इज अ स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। आपका लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, प्रोविंशियल सिस्टम एंड द नेशनल असेंबली सिस्टम, और जो टैक्स लगाएगा। इसके अलावा मुझे डेफिनेशन नहीं पता। ऑल अदर्स आर टूल्स ऑफ इट। नंबर 1। नंबर 2 चीज, कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट है भाई, बंद हो गया। किसी ने पूछा पैसे किधर गए? 460 बिलियन किसने देने थे? वेयर इज ही? वेयर इज दैट गाय? आप जरूर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। एक ब्रेक की तरफ जाने, वापस आएंगे, पीपल्स पार्टी का मौकिफ भी जानेंगे। बात मलिक रियाज की हो रही है मुख्तलिफ हवालों से। पीपल्स पार्टी या बिलखुसूस सिंध हुकूमत से मुतालिका जो मामलात चलते रहे उसमें भी इनका जिक्र आता रहा। तो अब जब नैब इतनी बड़े लेवल के ऊपर उनके खिलाफ इंक्वायरी और एक्शन लेने जा रहा है, पीपल्स पार्टी क्या समझती है, जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब हमें स्टूडियो में शर्मिला फारूकी साहिबा भी ज्वाइन कर चुकी हैं। पीपल्स पार्टी का मौकिफ हम जानते हैं। शर्मिला साहिबा, आपको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में। कल नैब की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई मलिक रियाज के हवाले से, और बड़ी सख्त नौयत की, गालिबन हम कह सकते हैं कि दहाइयों पर मुहित जो उनका एक सिलसिला पाकिस्तान में चलता रहा, उसमें पहली दफ़ा हमने इतना सीरियस किस्म का रिएक्शन देखा। मलिक रियाज पाकिस्तान की नैब की तारीख की सबसे बड़ी जो एक प्ली बार्गेन हुई थी, डील, वो उसमें भी बैरिया टाउन के साथ ही हुई थी, तो हर हवालों से वो एक बहुत ज्यादा बाअसर समझे जाते थे। तो अब आप समझती हैं उनकी तरफ से तो जवाबन कहा गया है कि मुझसे कोई गवाही मांगी जा रही है, जिसको जोड़ा जा रहा है 190 मिलियन पाउंड इमरान खान के हवाले से। ये वही बात है या हकीकी तौर पर उनके खिलाफ अब सिस्टम एक्टिव हो गया? शुक्रिया। बात यह है, देखें, मुकदमा है, अदालत का फैसला आया है, उसमें जहाँ मलिक रियाज साहब के पैसों का ताल्लुक है, फिर अलकादर ट्रस्ट, फिर तमाम चीज़ें, उसके अंदर बुशरा बीवी की इन्वॉल्वमेंट, जिस तरह काबीना में बंद लिफाफा आया, ये तमाम चीज़ें तो हैं ना। अब नैब अपनी कार्रवाई तो करेगी क्योंकि पैसा तो मलिक रियाज का है। इसमें अच्छा बुरा सही गलत कुछ नहीं है। देयर इज़ अ जजमेंट, और उसमें खान साहब और उनकी अहलिया की कन्विक्शन हुई है। तो ज़ाहिरी बात है कि जितने भी उस केस से जुड़े लोग हैं उनके हवाले से तो नैब अपनी कार्रवाई करेगी। लेकिन सवाल, अनफॉर्चुनेटली कहीं भी किसी भी दुनिया के मुल्क में बासर शख्स के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होती है, लोग इत्मीनान का इजहार करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सवाल किया जाता है कि आखिर अब क्यों? अब जिस प्ली बार्गेन का हम जिक्र कर रहे हैं जो 9 अरब रुपए की थी, अब क्यों? वो JIT की इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में जो फेक अकाउंट से रिलेटेड था, जरदारी साहब तो उस पर उनको क्लीन चिट मिल गई, लेकिन सिंध हुकूमत के हवाले से तो बड़े संजीदा सवालात इनको फैसिलिटेट करने के लिए सिंध के हवाले से उठे। तो उस दौर में क्यों बड़ी कार्रवाई नहीं? अब वो खान साहब एस्टैब्लिशमेंट के भी खिलाफ हैं और सब ताकतें उनके खिलाफ कर रही है, तो ये वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हैं तो उन पे मुकदमात बन रहे हैं और उनको सजाएं हो रही हैं। बात ये है कि अगर एक सिचुएशन ऐसी हुई थी जहां पर किसी के पैसे आए, बंद लिफाफे काबीना के सामने आए, फिर काबीना के एक्स अरकान ने खुद इसके ऊपर बयान दिया है, दे हैव वी विटनेस बने हैं, फिर जिस तरीके से अलकादर ट्रस्ट बनाए, तमाम चीजें, आई मीन दिस इज अ ब्लैक एंड व्हाइट केस। तो पीपल्स पार्टी इस बात को सपोर्ट करती है कि उनके रेड वारंट जारी किए जाए, उनको पाकिस्तान लाया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई हो? दिस इज नथिंग टू डू विद पीपल्स पार्टी। लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर। मुकदमा है, मुकदमे में जितने भी मुल्ज़िमान हैं, मुजरिमान हैं, उसके खिलाफ जो इदारे हैं वो कार्रवाई करेंगे। इसमें सपोर्ट ना सपोर्ट करने की क्या बात है? टू ईच ए जोन, मतलब पीपल्स पार्टी का तो उसे लेना देना नहीं है ना। किसी का पैसा था, किसी ने आया, लेकिन मुख्तलिफ अदवार में क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई? ये तो एक सवाल का निशान है। उन पे इल्जाम है कि वो सबको ऑब्लाइज करते थे, फाइलों को टायर लगाते थे, सियासी जमातें उनके साथ मिली हुई थी। हमारे पेशे के कई लोगों के ऊपर सहाफत में भी इल्जाम है कि वो भी उनका लिहाज करते रहे इन्हीं बुनियादों पर। इस तरह तो फिर वो बहुत सारे सहाफियों पे भी कि उन्होंने उनसे प्लॉट्स लिए, बहुत सारी चीजें आई है ना, अदालत लेकर सही है गलत वी डोंट नो। तो देखिए ना, बात ये कि अब कार्रवाई क्यों हो रही है और पहले क्यों? लेकिन JITs में तो जिक्र नहीं आया ना शर्मिला साहिबा। सहाफियों के एतबार से वो मामला अदालत भी गया था, उधर से उन्होंने खुद आकर बयान दिया था कि मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं। देखें,
अब सहाफ़ियों के बारे में अगर क्लीन चिट मिल गई है, अगर सियासतदानों के बारे में बात होती तो आप कहते नहीं जी वो तो ये तो खबर आई थी और इस खबर सच्ची थी, तो सियासतदान बेचारे कहाँ नहीं, लेकिन वो जीआईटी और कानूनी मामलात के तहत कानूनी हमारे पे हम पे भी जीआईटीज बैठी, हमें भी क्लीन चिट दिया जरूर बनानी चाहिए, लेकिन वो इत्तेहादी हुकूमत को एक जीआईटी बिठानी चाहिए। इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो फिर वो घूमती रहती है हमारे इर्द गिर्द कि नहीं यार ये तो सही थी, तो आपने जीआईटी बैठा ली, क्लीन चिट करवा लिया। हम तो किसी तरीके से भी बेचारे बरी नहीं होते। चले अब 190 मिलियन पाउंड, नौशीन साहिबा आप लोग वो जिस खुफिया लिफाफे की आप लोग बात करते हैं उसको पब्लिक कर दें। पब्लिक ये खुद तो बता चुके हैं, इनके जो एक अरकान है उन्होंने माना भी तो है। अभी भी बात हो रही है कि पैसे आए हम लाए, लेकिन ला के सुप्रीम कोर्ट में वो जो जमा कराए हैं वो किसके लिए कराए, वो मुझे बताएं ना, इसका जवाब दे दें कि वो जो सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट था जिसमें वो पैसा जमा कराया, जो आप कहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा हुए, वो किस जद में और वो क्यों जमा हुए, इसका जवाब मेरे भाई अभी दे देंगे खुद। और हसन नवाज की प्रॉपर्टी बेचना ये एक पीटीआई का मौकिफ है इसके ऊपर, और वो हर बार यही बात करते हैं, इस पे भी आप देखें जी पीटीआई के बड़े मौकिफ हैं, आप लोगों का भी एक ताल्लुक रहा उनके साथ। देखें पीटीआई के तो बड़े मौकिफ हैं। अब जो है चोर चोर का शोर मचाने वाले वो पकड़े गए हैं, खुद 14 साल जेल भी उनको हो गई, और अवाम को गुमराह भी ये करें, और जब हम पे कोई सबूत भी ना इनको मिले, हमने बहुत भुगता है। सोशल मीडिया के ऊपर इन्होंने पूरी एक कैंपेन चलाई, प्रोपेगेंडा चलाई, लोगों को चोर कहने में, बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लीडरों को ये चोर कहते थे, हम घसीटेंगे। आज अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। आप कन्विक्टेड हैं अल कादिर ट्रस्ट केस में, आपके सबूतों के साथ जो है आपको सजा हुई है, तो अब तो कुछ बाकी नहीं बचा। जहां तक बात करूंगी मलिक रियाज साहब की, ही शुड कम बैक टू पाकिस्तान, अगर वो क्लियर है, उनके पास अपने डिफेंस में कुछ कहने के लिए है। बाकी सबूत जैसे वो कह रहे हैं कि जी 25 साल पहले भी सबूत हैं, पहले तो इस केस के बारे में बात कर लेना। वो आके यहाँ का पैसा उठाया, अपनी प्रॉपर्टी बनाते रहे, ताल्लुकात बनाते रहे और सजाओं से बचते रहे। और जब जो है नैब है वो एक बायस्ड इदारा नहीं है, अकाउंटेबिलिटी सबकी होती है। नैब को तो आप लोग कहते रहे कि ये काला कानून है नैब का, ये तो आप लोग खुद सब जब इसकी जद में रहे, तो नैब तो एक ऐसा इदारा है जो हम सब नैब की अकाउंटेबिलिटी से गुजरते हैं ना। जब बात इतनी सी है कि क्या आप पाकिस्तानी एहसास आपको तकलीफ नहीं होती कि जब आपका इतना पाकिस्तान का पैसा जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की सूरत में यूके से वापस आया और आके फिर दोबारा एक ही शख्स को उसका बेनिफिट हासिल हुआ, क्या ये पाकिस्तान में किसी और प्रोजेक्ट्स में यूज नहीं हो सकता? चलिए मैं बुखारी साहब, अब आप ये जो फैसला आया है 190 मिलियन पाउंड का, इसको किन बुनियादों के ऊपर अदालत के सामने उठाएंगे? दूसरी खबर आज है तोशाखाना 2 के हवाले से, उसकी बरियत की दरख्वास्तें जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगी हैं और जज जस्टिस इनाम अमीन साहब के सामने। दो चीज़ें आपसे इसमें वन बाय वन चलते हैं ज़रा। लेकिन जो ये 190 मिलियन का केस, इसको आप कह रही हैं 190 मिलियन पाउंड्स का केस, इसके अंदर अगर फर्स्ट बात पे अगर हम चलें तो बड़ा सिंपल सादा सा, आप कहते हैं कि जिसने गिल्टी हो गया, मलिक रियाज साहब वाज नॉट अक्यूज्ड इन द केस, he is whether he is the credible witness, whether he is the star witness, वो मुल्क से गए, वो absconder है ना। नहीं दो चीजें बिल्कुल। अब दो चीजें आप इसके अंदर आ जाए, नहीं आपकी पनिशमेंट होती है ना, absconder में भी आ जाते हैं उसके अंदर, ठीक है जी। जब पनिशमेंट देते हैं तो आप सबके ऊपर देते हैं, ये नहीं होता कि आप पिक एंड चूज करेंगे और निकाल देंगे। नंबर 1। नंबर 2 चीजें हैं जो अभी मेरी बहन बात कर रही थी कि आप कहते हैं बार बार हमारे पे इल्ज़ाम है। भाई हम तो आज भी आपसे कहते हैं कि जो वो लंदन प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, पैसे हैं, कहाँ से हैं दिखा दें, आज भी आप नहीं दिखा रहे। सो इट्स वेरी इजी टू गिल्ट समवन, इट्स वेरी इजी टू पुट सम एलिगेशन ऑन समवन, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव। आप तो आज तक पैसे नहीं लेके आए, जो आपके नवाज शरीफ साहब ने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा था कि भाई मेरे पास ये असासे हैं, पता नहीं कौन से असासे हैं, कहाँ पर आ गए। आई एम कमिंग बैक टू योर आंसर जी, योर क्वेश्चन जी। द इशू ये है कि इतनी इलीगैलिटीज हैं इस प्रोसीडिंग्स के अंदर कि ये सस्टेन ही नहीं कर सकता। जस्ट लाइक जैसे साइफर केस आया था, मिसाल के तौर पे इलीगैलिटीज की जब आप बात करते हैं, जब मैं अपील क्योंकि फाइल हो जाएगी उसके बाद वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाएगा, देन आई लेट यू नो कि जी इसके अंदर मैं बताऊंगा कि क्या क्या एम्बिग्विटीज आएंगे। ऑब्वियसली उसके अंदर इतनी एम्बिग्विटीज हैं कि ये कोई एक चीज हमारे सामने रखी जिसकी बेसिस मैं अगर वो फाइल हो गई होती तो मैं शायद आपको बता देता। चलिए आप पर्चा आउट नहीं करना चाह रहे, अगर अभी नहीं हुई तो मैं उस टाइम तक तो आपको नहीं बताऊंगा। लेकिन ऑब्वियसली जो ग्राउंड्स हमने लिए उस ग्राउंड्स के अंदर बड़े फेयर, एक चले मैं आपको टिप देता हूँ उसके अंदर कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे ही इज नॉट एलिजिबल फॉर दैट, नंबर 1, ठीक है। उससे लेकर आता हूँ जिनके ऊपर ऑलरेडी 100 क्वेश्चन है, बट मेरिट की बात करूंगा बाद में, ठीक है। ये मैंने एक आपको हिंट दिया किस लिए, जिसके लिए हमने एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, वो 100 क्वेश्चन है, उनके ऑलरेडी उनकी इंटेग्रिटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट टर्न डाउन कर चुकी है। और लेकिन मैं मेरिट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरिट्स की बात मैं तब करूंगा जब हम अपील कब करेंगे, विद इन फ्यू डेज, क्योंकि विद इन फ्यू हमें कुछ अगर बता सकें कितने दिन। 30 डेज का लिमिटेशन टाइम ना, वी हैव टू फाइल द अपील अगेंस्ट द कन्विक्शन विद इन 30 डेज। एंड एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जो नैब के ऊपर बात आप कर रही हैं ना, और जो एक बंद लिफाफे की बार बार बात हो रही है, देखें इनके गवर्नमेंट के अंदर
जो लॉ अमेंड किया है इन्होंने, कौन सा, नैब ऑर्डिनेंस, उसके अंदर कैबिनेट के किसी डिसीजन को नैब चैलेंज ही नहीं कर सकती, हो ही नहीं सकता, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट समेत, नंबर 1। और आपने सही कहा कि अगर इनको कोई बंद लिफाफे में कोई इनको शक शुबा था तो ओपन कर देते 4 साल से, 3 सालों से एग्जैक्टली। अब नेक्स्ट आ जाए इसके अंदर एक चीज और बता दूं, मैं थोड़ा सा वापस ले जाता हूँ आपको, COD पे चला जाता हूँ, जिसके ऊपर 2010 में 18th अमेंडमेंट आई और आज भी उसके ऊपर नारे मारे गए 26वीं अमेंडमेंट के अंदर। उसके अंदर लिखा हुआ, पढ़ लीजिएगा नैब के ऊपर क्या लिखा हुआ है। चले जी, उसके ऊपर तो नहीं, आज आईनी बेंच या अदालत की बात खुद पे तो एक तरजीह रही है इस इत्तेहादी हुकूमत की। एक ब्रेक, वापस आएंगे तो बिलखुसूस शर्मिला साहिबा से मुज़ाकरात के हवाले से बात का आगाज करेंगे, जो PTI और हुकूमत के दरमियान अब हमें एक जगह स्टेगनेंट और रुकते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कौमी असम्बली में आज फिर बहुत शोर शराबा था, अपोजिशन की तरफ से। बात होगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब हम बात करते हैं PTI और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से। दोनों अतराफ हमें नाउम्मीद नजर आती हैं और अब हुकूमत तो खुले अल्फाज में PTI के जो मुतालबात हैं उन शराइत को नामंजूर करार दे रही है। हम आपको सुनवाते हैं इस पे बैरिस्टर गौहर ने क्या कहा कि ये अगली जो मीटिंग होगी वो इसी पे मुनहसर होगी कि उससे पहले जुडिशल कमीशन या उसके दौरान अनाउंस कर दिया जाए। और इस पे ख्वाजा आसिफ क्या कहते हैं, सुनिए। मुलाकातें हमारी हुई है, 3 मीटिंग्स हुई है, उसमें सारा डिस्कशन हुआ है। इन्होंने इन राइटिंग मांगा, इन राइटिंग हम दे चुके हैं। खान साहब की इंस्ट्रक्शंस यही है कि अगर पेश रफ्त हो जाती है कमीशन पे तो फिर चौथी मीटिंग की तरफ हम जाएंगे। उन्होंने एक मशरूत किस्म की बात की है या धमकी दी है, नहीं तो मुज़ाकरात जो है वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। जुडिशल कमीशन के हवाले से कोई तजवीज़ कोई हुकूमत के कोई ज़ेर गौर नहीं। शर्मिला साहिबा, क्या रह गया फिर इस मुज़ाकरात के सिलसिले में? ये तो वक्त गुजारी के सिवा कुछ नहीं लगता। उनकी 2 डिमांड्स थी, दोनों पे इनकार है। देखिए, वक्त गुजारी तो नहीं थी। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छी एफर्ट थी, स्पीकर की तरफ से एक अच्छी एफर्ट थी। अब अगर डिमांड्स ऐसी हों जिसके ऊपर मामला तय ना पाए, अगेन ये कयास आ रही है ना, अभी तक तो ख्वाजा आसिफ साहब बात कर रहे हैं, वो तो शुरू से ये कह रहे हैं कि ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे और PTI के ऊपर एतबार नहीं होना चाहिए। दैट इज़ हिज पर्सनल ओपिनियन, बट अगेन देयर इज़ नो वे आउट एक्सेप्ट डायलॉग ना। बात यह है कि मैं अपनी एक ज़ाती राय देती हूँ। 9 मई के अंदर बहुत सारे मुल्ज़िमान को सज़ाएँ हो गई, बहुत सारों की माफ़ी भी हो गई। अब आप मुझे बताएं कि उसके ऊपर कैसे रिट्रोस्पेक्टिवली एक कमीशन बनेगा, पर क्या होगा उनका? वो मुकदमा दोबारा चलेंगे या वो कोर्ट से बरी हो गए या सज़ाएं हो गई तो उनको माफ़ी हो जाएगी? क्या होगा? मतलब मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा था कि 9 मई के ऊपर कैसे कमीशन बनेगा। अब अगेन प्राइम मिनिस्टर साहब ने आई थिंक कोई सब कमेटी बनाई है जो इन डिमांड्स को देख रही। वो कमेटी आई थिंक मेन कमेटी को अपनी तजावीज़ देगी, वो तजावीज़ लेके ये बैठेंगे। ये थोड़ी बात है कि धमकी थोड़ी होती कि आपने पर्चे पे लिख के 4 डिमांड्स दी हैं, उनमें से 2 को पूरी करो वरना हम चौथी सिटिंग में बैठेंगे नहीं। ये तरीक़ेकार नहीं होता। दिस इज़ नॉट मुज़ाकरा, दिस इज़ ब्लैकमेलिंग। सो आई मीन एवरीबडी हैज़ टू कम आउट क्लीन ना। आप बैठे, डायलॉग होता है। ये थोड़ी होता है कि मैंने आपको 4 डिमांड दी तो 4 की 4 हुकूमत जो है मान जाएगी। गिव एंड टेक होता है ना, कुछ आप मानेंगे कुछ हम छोड़ेंगे, तो एक सिलसिला तो ऐसे ही चलता है। बुखारी साहब, अब ये किस तरह आपके इन 2 मुतालबात पे अमल करें जो आपने एक हुक्म की तरह सादर कर दी है इनके ऊपर? आपको कानूनी रास्ता बताएं इनको, जुडिशल कमीशन कैसे कायम हो और जो केसेस चल रहे हैं उनमें जमानतों की मुखालफत कैसे ना। और राना सनाउल्लाह साहब से कल ये सवाल हुआ था, उन्होंने कहा जमानतों की हिमायत करें तो फिर तो केसेस ही खत्म समझे जाए, हमारे पास तो ऑप्शन नहीं है। ये देखिए अफसा, जो चीज़ पीछे 3 मीटिंग्स में डिस्कस हुई वो यही थी कि जी आप रिटन फॉर्म में अपने मुतालबात लें। मुतालबात हर एक को पता था, सबको पता था कि हम क्या कह रहे हैं। अब वो रिटन शेप में चले गए हैं और एज़ पर माई इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इरफान सदीकी साहब की बात को मैं वेट इसलिए देता हूँ कि वो स्पोक्स पर्सन है गवर्नमेंट साइड से, कमेटी को हेड कर रहे हैं, और उन्होंने ये कहा कि जी हमारे साथ क्योंकि बाकी पार्टियां भी हैं, जैसे हमारे साथ भी बैठे हुए हैं बाकी पार्टीज, हमारे जो अलायंस हैं, इसी तरह इनके साथ भी जो अलायंस में बैठे हुए उनको देंगे, उनको जवाब आएगा और उसके ऊपर बात की जाएगी। इसलिए आउटसाइड द कमेटी कोई कमेंट आता है या कोई कमेंट करता है अपने तौर पे, तो ये स्पीकिंग फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ ना। उसकी बात मैं तो कम से कम सीरियस उस टाइम तक नहीं लूँगा जब तक वो कमेटी का हिस्सा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 चीज़ ये है कि जो आपने लॉ की बात की, इन्हीं के दौर में, मुस्लिम लीग के दौर के अंदर जो कमीशन एक्ट 2017 बना था वो फेडरल गवर्नमेंट की डोमेन में आता है और फेडरल गवर्नमेंट जो है उसको बनाने की मजाज है, इनके पास पावर्स हैं, नंबर 1। नंबर 2 चीज़ इसके अंदर ये है, जो अभी मेरी बहन कह रही थी शर्मिला आपा, वो ये है कि आप अगर सजाएं हो गई तो उनका क्या करेंगे। देखें हमारे सामने लेटेस्ट प्रेसिडेंट आई है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के केस की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के केस को एडमिटेडली कोर्ट्स ने कहा है कि जी दैट वाज अ जुडिशियल मर्डर, इन अदर वर्ड्स, सिंपल मैं उसको और लेकर आ जाऊं, और 40 साल बाद की है। अब बात यह है कि कोर्ट, एक सेकंड, अब मेरी बात तो पूरी होने देना। अब अदालत ने सजा दी
और अदालत में एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस गया और अदालत में 44 साल बाद ये ऑब्जर्वेशन दी है। अब यहाँ तो आप बात करें कि अदालती फैसले हो चुके हैं, उनके ऊपर पार्डन हो चुका है, उसके ऊपर एक कमीशन बना दें। नहीं, ऐसे नहीं है, खाली कन्विक्शन भी हुई है, 10-10 साल सजा हुई है, क्योंकि जुल्फिकार भुट्टो साहब को तो हैंग कर दिया गया था। तो बात यह है कि 40 साल बाद वो आया। अब यही मैं कह रहा हूँ, अब कोर्ट से जो सजा हुई है, कल मुझे अदालत के सामने मुझे आपसे ये बता दें, मैं जवाब दे दूं पहले, अगर इजाजत है। अगर आपकी जो बात है 100% ठीक है, कल सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर देती है कि जी मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला ही गलत है, then what will be the fate of the person, the fate of the person जो अंदर भुगत रहे हैं सजा, वो किधर जाएंगे? जो उनका एक एक दिन अंदर गया, एक एक मिनट अंदर गया, हु इज रिस्पांसिबल फॉर देयर लिबर्टी? क्या होगा? सो द थिंग इज, हम तो कहते हैं ना जी, हम तो कहते हैं नो में, अच्छा व्हाट इज इट, यस हम कहते हैं कि इट्स अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, ये कहते हैं कि हमने किया, तो बना दें कमीशन। इसमें एक तरफ आप फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहते हैं, दूसरी तरफ गंडापुर साहब कहते हैं कुछ बच्चों से गलती हो गई, मानकर भी एडमिट किया जाए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो ये मेरी बहन वीडियोस कह रही है, मेरी पिटीशन पेंडिंग पड़ी है एंटी टेररिस्ट कोर्ट में, आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते। एवरी सिटीजन इज इक्वल बिफोर द लॉ, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन। आप ये नहीं कर सकते कि 10 को हम मिलिट्री कोर्ट में चलाएंगे, 10 को हम एटीसी कोर्ट पे नी में चलाएंगे, 10 को हम सरगोदे में चलाएंगे, सबके साथ सेम ट्रीटमेंट होगा ना। ये नहीं हो सकता कि आप लोगों को सजा दे दें, उनके भी तो वही एलिगेशन है ना, जो आज हम एटीसी कोर्ट में हो गए उन पे भी तो वही एलिगेशन है ना। अब बात यह है कि आप कहते हैं कि उनको वीडियोस पे सजा दे दी, भाई यहाँ हम पिटीशंस की हुई हैं, हमने हाई कोर्ट में पढ़ी है, सर ये तो आप पूरे निजाम के ऊपर, निजाम इंसाफ पे तो आप लोग सवाल उठता है, जो बातें आपने जिस बेसिस के ऊपर वहां पर सजा दी, हम कहते हैं हमें प्रोवाइड कर दें, पर नहीं दे रहे। कोर्ट्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं नौशीन साहिबा, कोर्ट्स की बात कर रहा हूं। चलिए, ये तो पीटीआई का मौक़िफ़ है, लेकिन आपकी जमात पार्ट ऑफ रिकॉर्ड, आप एक चीज अंडरस्टैंड नहीं कर रही हैं। जो मिसल है जिसपे आज शहादतें हो रही हैं, एविडेंस हो रही है, उसके साथ कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है, तो हाउ कम वन कैन ट्रीटेड विद इस तरह करेंगे? सर हम तो इस पे डिबेट ही टेक्निकल बेसिस पे नहीं कर सकते। जो सजाएं मिलिट्री कोर्ट से हुई उसके ऊपर हमारी वकला बरादरी और ह्यूमन राइट्स के तमाम जो लोग हैं उनकी मुखालफत है। चलिए नौशीन साहिबा, अब ये तमाम बातें एक तरफ, लेकिन इस मुज़ाकरात को लेकर ख्वाजा आसिफ साहब की एक अपनी दुनिया चल रही है, वो साफ इनकारी हो जाते हैं अपने बयानात में। दूसरी तरफ इरफान सिद्दीकी साहब है, ये जो मुंसलिक हैं इन मुज़ाकरात से, वो एक और तरह की बात करते हैं। तो क्या वजह, या आप लोग डिवाइडेड हैं, या आप लोग जानबूझ के चाहते हैं कि पीटीआई के पास एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखने के अलावा कोई ऑप्शन दूसरा हो ही ना, और ये आप लोगों के लिए बैकफायर भी कर सकता है? नहीं, देखें आप, ख्वाजा साहब अगर बात करते हैं तो वो अपना ओपिनियन भी देते हैं, और बात यह है कि वो भी बहुत बड़े सफरर हैं। जब इनका दौर था हुकूमत का, इन्होंने क्या नहीं किया पीएमएलएन के लोगों के साथ? किसी पे हेरोइन का केस डाल दिया, किसी को बगैर किसी केस के उठा के 10-10 महीने 12-12 महीने लोग सजा काट कर आए हैं। मरियम नवाज साहिबा ने काट कर आई थी, उनके पास ओहदा भी कोई नहीं था। हमजा साहब थे, मियाँ शहबाज शरीफ, सब लोग सजाएं काट कर आए हैं ना। तो ये कौन से दूध के दूल्हे में? अब ये भी सजाएं काट रहे हैं? नहीं, हाँ, तो वक्त तो जी देखे घूमता है। पहली बात ये कि डेमोक्रेसी को जब तक आप स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, ये आपके लिए भी नुकसानदेह और हमारे लिए भी नुकसानदेह। ये लेकिन आप सियासतदानों से बात करने का रास्ता बंद क्यों कर रहे हैं? नहीं, हमारा रास्ता कोई बंद नहीं है। देखें जी, 42 दिन बाद, 42 डेज के बाद, जब से ये मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, ये वो पैराग्राफ और वो चार्टर लेके हमारे पास आ गए हैं। उसमें आके धमकियां ही देते हैं, ये नहीं हुआ हम ये करेंगे, ये नहीं हुआ हम सड़कों पे चले जाएंगे। भैया, आप सड़कों पे गए हैं, आगे हमने नहीं रोका आपको। हुकूमत का काम है, स्टेट का काम है, एक तरह के जत्थों को रोकना हुकूमत की जिम्मेदारी है, वो फिर हम आपको रोक लेंगे। लेकिन बात यह कि जब आपको एक मौका दिया गया है, आए, बैठें, बात करें। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की तरफ से ये एक अच्छा स्टेप लिया गया, पॉजिटिव एक था एक उनका, और इनको बिठाया गया। अब 28 को मेरा ख्याल है ये 7 दिन पूरे हो जाएंगे। तो वही बात जो उन्होंने खुद की, इरफान सिद्दीकी साहब के साथ 7 पार्टी जो हैं हमारे साथ कोalition गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, सातों जो हैं वो अपना अपना ओपिनियन देंगी, बात करेंगे। मुज़ाकरात अभी चल रहे हैं, कोई डेडलॉक नहीं हो गया, ना हमारी तरफ से ना इनकी तरफ से। लेकिन अगर ये हमें थ्रेट करेंगे, ब्लैकमेल करना चाहेंगे, वो हम किसी सूरत नहीं होंगे। बात यह है कि इनको जब कहा जाए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे बात करें या चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे बात करें, हमेशा जो है ना ये मासूम बन के हमें धकेलते रहे हैं। और अब जब अपनी जरूरत आई है, कभी वो पेशावर में हुई थी, अभी वो सिक्योरिटी काउंसिल की कोई सिक्योरिटी मीटिंग, यस, तो उन्होंने अंदर जाके फिर वही रोना शुरू हो गए, इमरान खान को छोड़ दे। भाई, मुल्क की सिक्योरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इमरान खान जरूरी नहीं है ना। अंदर उन्होंने कहा जी हमारी डील शुरू हो गई, और ऐसी भी वहां से भी बात आ गई, निगेट किया उन्होंने भी कि आपके दौर में एक खुफिया मुलाकातों का भी एक सिलसिला था। मोहम्मद जुबैर साहब की जो मुलाकात थी, ये तरीका तो आखिरकार अपनी इल्तिजा लेकर हमारे सियासतदान वहीं जाते हैं। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे तो अगली नशिस्त में अगर नहीं पीटीआई की बात, जो कि उन्होंने कह दिया, नहीं सुनी जाती तो वो मुलाकात नहीं होगी, तो फिर क्या ऑप्शन रह जाता है पीटीआई के पास? बात करते हैं एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एक अहम रुकन है इस मुज़ाकराती सिलसिले के जो PTI की तरफ से हैं, चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहिबजादा हामिद रजा। अब उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि पंजाब हुकूमत ने उनको बगैर वारंट गिरफ्तार करने की कोशिश की और ये इसको हरासानी के जुमरे में PTI देख रही है। उमर यूब साहब ने भी इस पर बयान जारी किया है। तो शर्मीला साहिबा, अब PTI आज आप भी जिस तरह असेंबली में थी, इनका अपोजिशन का एहतजाज है, यकीनन आप सबके सर में दर्द हो रहा होगा। हम TV पे देख रहे थे, हमारे पास ऑप्शन था उसको म्यूट करने का, लेकिन दूसरी तरफ आप जो हुकूमती रवैया है, जिस किस्म के इल्जामात, तो वो भी तो अब जिस तरह मेरा पहले सवाल था कि PTI जिनका इन्हिसार पहले भी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से था कि ये हुकूमती इत्तेहाद बेइख्तियार है, मजीद धकेल नहीं रहे आप लोग इस जमहूरियत का सिलसिला सियासत का खत्म करते हुए कि वो वहीं देखें जहां से उनको कुछ ना कुछ हासिल हो सकता है? अगर ये समझते हैं कि हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है तो मुज़ाकराती कमेटी में क्यों बैठे हैं? 3 नशिस्तें तो कर ली ना। एक तरफ कहते हैं इख्तियार नहीं है, फिर बैठ भी रहे हैं, डिमांड्स भी वहाँ दे रहे हैं। बात यह है कि मेरा ख्याल है, जो मैंने देखा है, आई एम नॉट पार्ट ऑफ द कमेटी, बट जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि तीनों नशिस्तें जो हैं बहुत अच्छी तरीके से उनकी बैठक हुई है, एक अच्छे माहौल के अंदर बातचीत हुई है। आई थिंक जो बाहर से जो बयानात आ रहे हैं मुख्तलिफ लोगों की, PTI और हुकूमत के, वो इस किस्म के आ रहे हैं कि किस तरीके से वो कमेटी फेल हो जाए, विच इज़ नॉट राइट। आई थिंक अपने अपने कमेंट्स को थोड़ा सा बंद कर देना चाहिए सबको। अगर आप चाहते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हों तो गिव पॉजिटिव साइंस ना। ये थोड़ी है कि नहीं जी ये नहीं होगा, हम नहीं बैठेंगे, वो नहीं होगा, हुकूमत नहीं मानेगी, उधर से ये बयानात बंद होने चाहिए। आई थिंक कमेटी के जो स्पोक्स पर्सन हैं वो इरफान सिद्दीकी साहब हैं, वो अगर कोई बात कहते हैं तो उनकी बात में मायने है, उनकी बात में वजन तो है। काम तो फिर नून लीग से ख्वाजा आसिफ साहब हों या इस किस्म के बयान जारी करने वाले खराब कर रहे हैं। एक सीनियर सियासतदान है, वो कहीं जाते हैं, कोई उनसे पूछता है, वो को बयान देने से रोक तो नहीं सकते। अब उनकी अपनी मर्जी है, वो उनका अपना एक मिजाज है ना, यू कांट स्टॉप हिम। बुखारी साहब, अब अगली मीटिंग अगर नहीं होती और ये सिलसिला खत्म हो जाता है मुज़ाकरात का, क्योंकि आप लोगों का बयान है उसके मुतालिक, फिर आपके पास ऑप्शन रह क्या जाता है? आपको इसको अवेल नहीं करना चाहिए इस अपॉर्चुनिटी को कि मुल्क की बड़ी सियासी जमातें आपके साथ बैठी हैं जिनसे आप हाथ मिलाना पसंद नहीं करते थे और अभी भी चाहते हैं इस मुज़ाकरात की कोई तस्वीर बाहर ना आ जाए, आपका कारकुन नाराज हो जाएगा। देखें, अब से ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात तो ये, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पोलिटिकल पार्टी, आज भी फ्लोर ऑफ द हाउस भी हम ही बैठे हैं अकेली इंडिपेंडेंटली 91 मेंबर्स के साथ। सो नंबर 2 पोलिटिकल पार्टी, अब मैं सीनियर कह रहे हैं ज़रूर उनको। दूसरी चीज़ जो है वो आपको मैं ये बताता चलूँ कि आपने मुझे देखा कि आपने जितने क्वेश्चंस किए मेरे से रिगार्डिंग दिस कमेटी, मैंने बड़ा ही उसके अंदर जो है ना कोशिश की है कि मैं कमेटी के ऊपर किसी किस्म के भी कोई रिमार्क्स ना दूं अपने, क्योंकि मैं जब यहाँ पर बैठता हूँ तो मैं अपने कमेटी मेंबरान के साथ गुफ्तगू करके आता हूँ, उनसे मैं सारी अपडेट लेके आता हूँ। If they are satisfied, the committee is ongoing। खान साहब से भी मुलाकात जी, मेरी आज खान साहब से मुलाकात है। मामला खान साहब किस तरह इनकारी हो जाते हैं? मुज़ाकरात एक कमेटी कर रही है उनके बिहाफ पे, लेकिन वहां से खान साहब जो बयान सादर करते हैं कि अगली मीटिंग नहीं होगी अगर जुडिशल कमीशन, तो आप नहीं समझते? दो चीजें इसके अंदर, वो क्या कह रहे थे? मैं आपको बताता हूँ। उसके अंदर मेरी आज भी खान साहब से मुलाकात हुई। हमने एक कमेटी तश्कील दी जो इमरान खान साहब ने दी। उस कमेटी के अंदर जो भी एजेंडा पॉइंट्स है वो खान साहब से डिस्कस करके आए। और आपको पता होगा इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा था कि PTI कमेटी, हमारी कमेटी अपोजिशन की, वो अपने खान साहब से मिलना चाहती है तो उनका लीगल राइट है, हम समझते हैं कि उनको मिलना चाहिए। और उन्होंने खुद ही मीडिया पे आके कहा कि हम शर्मिंदा, हम मुलाकात नहीं करवा सके। सो द थिंग इज, वो भी अंडरस्टैंड करते हैं। तो खान साहब ने इसी तरह से कहा है। अब खान साहब देखे ना, खान साहब के कहने पे कमेटी बैठ रही है, खान साहब के कहने पे हमने इन रिटर्न लिख के दिया है। हमने इनसे कहा क्या है, इनोसेंट इलीगल प्रिजनर्स को रिहा करें। लेकिन बुखारी साहब, मैं ये जरूर, क्योंकि वक्त थोड़ा कम है, मैं खान साहब के मिजाज कैसा था इसके ऊपर कि अगली मीटिंग में, क्योंकि अब तक साफ इनकारी है, तो नहीं बैठे आप? खान साहब के जी बड़ा बिल्कुल उनका वाशिगाफ और बिल्कुल सीधा ट्रांसपेरेंट, तो फिर बंदगली में नहीं होंगे, फिर क्या ऑप्शन रह जाएगा? देखिए, हमारे पास तो खोने को है कुछ नहीं। अफसा हमें मारा आपने, मेरे 50,000 वोटों की इस्लामाबाद की सीटें जीत ली आपने, उठा के परे फेंक दिए, चौथे नंबर वालों को बैठा दिया, झूठे कुरान अलग उठा दिए। 2018 में सिर्फ 14 पिटीशन आई हैं, आज 167 पिटीशन है। लेट मी करेक्ट। अच्छा, उसके बाद जो है आपका चले जाए आगे, आपने ना ख्वातीन की इज्जत छोड़ी, ना आपने किसी का बिजनेस छोड़ा। यहाँ से बाहर निकल जाए और जाके देख लें जरा, लोगों से पूछ लें। तो हमारे पास तो खोने के लिए और कुछ भी नहीं है ना। So the thing is, नहीं करेंगे, हम दोबारा आएंगे, आप दोबारा गोलियां मार देना। नौशीन साहिबा, जब नथिंग टू लूज होता है, किसी के ऊपर कोई इस पोजीशन में चला जाता है कि खोने को कुछ नहीं है, और फिर वो एक पॉलिटिकल पार्टी हो जिसके साथ इतनी बड़ी सपोर्ट न सिर्फ मुल्क में हो, ओवरसीज भी हो, तो ये बड़ी खतरनाक सी सूरत हाल नहीं बन जाती? आप नहीं समझती कि एक ज्यादा संजीदा एंगेजमेंट गवर्नमेंट को दिखानी चाहिए? मेरी बात सुने, इनके नजदीक तो एक संजीदा मसला ये है कि इमरान खान की रिहाई, और इस मुल्क के जो 25 करोड़ अवाम है उनके मसाइल इससे बहुत बड़े हैं। मैं हमेशा बात करती हूँ, इनके लिए भूख भी मसला है, नौकरियां भी मसला है।
ना ये बिजनेस करने देते हैं, शोर मचाते हैं। आपने सही कहा, सरदर्द लगा दी हुई है। काम भी तो करना है उस मुल्क का जिसका मैंडेट, चलें ये कहते हैं 2018 में जो इन्होंने किया है वो अब ये भुगते हैं, कोई बात नहीं। मैं तो कहती हूँ कि वक्त घूम घूम के अपने पे भी आ जाता है। आज इनके पास लूज करने के लिए कुछ नहीं है, तो लेकिन पाकिस्तान इस पोजीशन पे नहीं है कि हम कुछ लूज करें। हमें पीसफुल और जो प्रोग्रेसिव पाकिस्तान चाहिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए चाहिए, जहां पे इमरान खान की रिहाई से बाकी मिसाइल बहुत बड़े हैं। अब हमारी सियासत में वक्त घूमता ही रहा इस तरीके से, तो फिर सियासत कहाँ बचेगी? नौशीन साहब, आप लोग ये परेशान नहीं होते इस बारे में? हम बिल्कुल परेशान नहीं होते, क्योंकि जो इन्होंने शुरू किया था आज ये भुगत रहे हैं। मैंने अपनी इलेक्शन डस्का, अभी ये बात करते हैं ना इलेक्शनों की, तो डस्का का इलेक्शन इनके लिए खुद उसकी बहुत बड़ी जवाब है। और मैंने कहा था ना करें, ये वक्त घूम घूम के आता है। और आज ये परेशानी का आलम इसी वजह से है कि आप जमहूरियत को जब नुकसान पहुंचाएंगे, आप उसी सिस्टम का हिस्सा है, तो सबसे पहला वार आप पे आएगा जो आज इन पे हो रहा है। चलें अब देखते हैं कि आप, चलें ये बुखारी साहब, ये आप इस पे कमेंट कर दें मेरा प्रोग्राम क्लोज करने से पहले। हम तो बिल्कुल परेशान नहीं है जी, ना आप, लेकिन कम से कम आप समझते हैं कि कुछ अगर एक टेबल पे बैठे तो सब माने कि हमारे दौर में क्या कुछ गलत होता है। मुझे ये बताएं, मैं 2018 पे आ जाता हूँ, आप 2013 पे आ जाएं, 4-4 सीट्स आपकी जाली निकली उस टाइम, आपके ख्वाजा साहब की सीट निकली, लोधरा में इलेक्शन हुए सारे। 2013 की बात करूं, जब पीपल्स पार्टी शोर मचाती थी कि यार हमारे साथ धांधली हुई, और हम भी कहते थे कि 35 पंक्चर हुए। 4 सीट्स खोली सुप्रीम कोर्ट ने, चारों में 4 सीट्स खोली आपने, चारों में धांधली निकली। कौन था प्राइम मिनिस्टर उस टाइम? 90 में बेनजीर भुट्टो कहती थी असगर खान पिटीशन देख लें जरा। असगर खान पिटीशन मैंने नहीं की हुई, सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है, जरा उसको पढ़ लीजिएगा। चलिए चंद सेकंड्स हैं, अगर तो शर्मिला साहब आप इसमें ऐड करें, सियासत कुछ जमहूरियत बचाने के लिए कोई इकदाम नहीं होना चाहिए इन चीज़ों से आगे निकलते हुए कि क्या माननी है शर्त, क्या नहीं, वरना फिर कहाँ सियासत रहेगी अगर सिर्फ एक एस्टेब्लिशमेंट ही रह जाएगी, तब जिसकी तरफ देखना है। जब आप खुद ये कहेंगे ना कि हम सियासी जमातों से बात नहीं करेंगे, हम एस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, तो आप फिर एस्टेब्लिशमेंट को घसीट रहे हैं सियासत के अंदर। ये फिर सियासतदानों की गलती है, ये उनकी कोताही है। अगर ये सब तैयार कर लें कि सियासतदानों को सियासत ही करनी है और बाकी जिसका काम जो आइन में दर्ज है उनको वही करना है, और सियासतदान ही सियासतदान से बात करेगा, डायलॉग करेगा, मसले वही हल करेगा, तो ये मसले ना हो। लेकिन आप मुसलसल ये देखें, ये गैर आइनी बात करते रहे हैं और आज भी करें, इनको मौका नहीं मिल रहा हो तो एस्टैब्लिशमेंट इनसे बात नहीं कर रही, वरना ये कब के बात कर चुके होते हैं। चलें अब जिसका काम है उसी को करना है। ये डिबेट हमारे सियासतदानों की कब होगी? हम उम्मीद करते हैं कि हमें आने वाले सालों में, वक्तों में ये ज़रूर देखने को मिले, ताकि सियासत तो कम अज़ कम कायम रहे। शर्मिला फारूकी साहिबा, नौशीन इफ्तिखार साहिबा, मोहम्मद अली बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। नाजरीन, अब ये भी एक अनहोनी बात ही है जो मलिक रियाज के खिलाफ इंक्वायरी खुली है और इस तरह खुलकर हमारा निज़ाम उनके खिलाफ एक्टिव हुआ है। देखते हैं इसका अब आगे क्या मुस्तकबिल होता है। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।